लास्ट टाइम अपन ने अंडाणु जनन की क्रिया को कंप्लीट किया था, यानी oogenesis कैसे होता है, कैसे फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, उस क्रिया को अपन ने कंप्लीट किया था। लेकिन ये ओवम जो बनता है, इस ओवम को बनने के लिए oogenesis जो क्रिया होती है, उस oogenesis की क्रिया के लिए फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करने के लिए, लैंगिक जनन को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष चक्र होता है, साइकिल होता है, और इस चक्र का नाम होता है आतव चक्र। और इसी आतव चक्र को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जिस भी फीमेल के अंदर ये आतव चक्र चलता है, वो फीमेल या वो लेडी माँ बन सकती है, और जिसके अंदर भी ये चक्र पूर्णतया नहीं चलता है, वो कभी भी माँ बन नहीं सकती है। इसीलिए फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है एक लिमिटेड टाइम अवधि का होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर अपने लास्ट टर्न में भी पढ़ा था, जो फॉलिकल्स होते हैं वो लिमिटेड संख्या में होते हैं, बहुत सारे असंख्य नहीं होते हैं। इसीलिए फीमेल की बॉडी के अंदर एक विशेष समयावधि तक ही ये आतव चक्र चलता है, एक निश्चित समय में ही चलता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये आतव चक्र स्टार्ट कब होता है, कि इस आतव चक्र का प्रारंभ कब होता है। तो ये प्रारंभ जो मैंने बताया था तुम्हें लास्ट टाइम याद हो, तो पहले उसी को अपन रिकॉल करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था अंडाणु जनन। अंडाणु जनन के निर्माण के लिए सबसे पहली कोशिका कौन सी थी, ओगोनियम। कैसी थी, 2n थी कि n थी, 2n। कौन सा विभाजन करती थी, समसूत्री विभाजन करके किसका फॉर्मेशन करती थी, प्राइमरी oocyte का। प्राइमरी oocyte का जो फॉर्मेशन होता था, जो प्राइमरी oocyte बनते थे, ये जो क्रिया थी ओगोनियम से प्राइमरी oocyte बनने की क्रिया, ये कहाँ पर हो रही थी, माँ के गर्भ के अंदर। जब बच्ची माँ के गर्भ के अंदर पल रही होती है, उस समय ये क्रिया कंप्लीट होती है और प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। और प्राइमरी oocyte में कौन सा विभाजन माँ की गर्भ के अंदर स्टार्ट हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्या खत्म भी हो जाता है या नहीं, तो कौन सी फेज में आके रुक जाता है, प्रोपेज फर्स्ट के अंदर। और प्रोपेज फर्स्ट में आकर रुक जाता है, और कितने साल तक रुकता है, तुम्हें पता है लड़कियां क्या है, काम चोर है, तो थोड़ी लंबी फेज की क्या लेगी, रेस्ट लेगी। तो रेस्ट कितने साल का लेगी, 12 से 13 साल। जब वो 12 से 13 साल की होगी, उस समय ये जो मियोसिस फर्स्ट उसने आधा अधूरा छोड़ा था, वो क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, और किसका फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी oocyte का। और ये सेकेंडरी oocyte कैसा होगा, अगुणित होगा कि 2n होगा, अगुणित। इसके साथ और कोई संरचना बनेगी क्या, कौन सी बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। आगे बात समझे, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं और उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल जो 12-13 साल की आयु में बने हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल बने थे वो कितने बने थे, 1-2 बने थे कि बहुत सारे बने थे, बहुत सारे। कितने बने थे, 60 से 80 हजार। अब ये 60 से 80 हजार जो प्राइमरी फॉलिकल है वो हर महीने काम आएगा। जैसे जैसे आतव चक्र चलता रहेगा, सेकेंडरी oocyte बनते जाएंगे हर महीने। इस महीने ये बना, दूसरे महीने ये, तीसरा महीने ये, ऐसे 60 हजार। लिमिटेड है संख्या, लिमिटेड है कि बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड है। और ये भी कभी कभी नष्ट होंगे, फीमेल की बॉडी में हार्मोनल परिवर्तन होंगे तो ये भी नष्ट होते जाएंगे। इसी कारण फीमेल की बॉडी के अंदर लिमिटेड फॉलिकल्स होने के कारण वो लिमिटेड टाइम तक ही माँ बन सकती है, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल होंगे उतने ही ओवम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो ओवम बनने की संख्या क्या हो जाएगी, घट हो जाएगी। तो यही कारण होता है कि फीमेल जो होती है वो लिमिटेड टाइम अवधि के लिए ही सेक्सुअल रूप से पूरी तरह उपलब्ध होती है, और वो टाइम कितना होता है वही अपन समझेंगे। समझ आई बात मेरी यहाँ तक। अब सेकेंडरी oocyte में कौन सा विभाजन हो रहा था, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड खत्म हो जाएगा कि रुकेगा, कब तक रुकेगा, जब तक कि क्या नहीं हो जाए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte किसमें फॉर्मेशन होगा, ओवम में। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवम का। आगे बात समझने क्या, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, अब समझना मेरी बात। अब जो ये आतव चक्र है, आतव चक्र में यही होगा, पर महीने
जो भी प्राइमरी फॉलिकल बने थे वो हर महीने सेकेंडरी oocyte में चेंज होने की कोशिश करेंगे। जो प्राइमरी oocyte है वो हर महीने सेकेंडरी oocyte में चेंज होगा और कभी कभार फर्टिलाइजेशन कर पाएगा और ओवम का फॉर्मेशन कर पाएगा। वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सारा अपन किसमें समझेंगे, आतव चक्र। तो आतव चक्र की बात करें अपन तो आतव चक्र कब से स्टार्ट होगा, जब वो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में परिवर्तित करने की क्रिया करेगा। और ये क्रिया विभाजन कौन सी आयु में पूर्ण होता था, बताओ, 12 से 13 साल की आयु में। तो जो फर्स्ट आतव चक्र फीमेल की बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा वो कब देखने को मिलेगा रे, 12 से 13 साल की आयु में। और इसी अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, मेनार्की। क्या बोलेंगे रे, तो पहली बार फीमेल में ब्लड का आना या आतव चक्र का आना क्या कहलाता है, मेनार्की कहलाता है। ये जो आतव चक्र है फीमेल में लाइफ टाइम चलेगा कि कुछ लिमिटेड अवधि तक चलेगा, लिमिटेड अवधि तक चलेगा। और ये लिमिटेड अवधि कितने साल तक होगी, 45 से 50 साल, यानी ये कितने साल हो गए, समथिंग कुल मिला करके 30 से 40 साल, 30 साल मान लो या 35 साल मान लो, इतने मान लो, ठीक है ना। अब 30-35 साल तक फीमेल क्या बन सकती है, माँ बन सकती है, उसके बाद नहीं बन सकती, क्योंकि इन 30 साल में उसके बाद जितने भी प्राइमरी oocyte होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और प्राइमरी oocyte नहीं होंगे तो क्या ओवम का फॉर्मेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यही कारण है कि फीमेल में जो आतव चक्र पाया जाता है वो कितनी आयु तक पाया जाता है, 45 से 50 साल। और जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे, इसके पास जितने भी अंडे होंगे प्राइमरी oocyte होंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो ये आतव चक्र क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसका रुकना क्या कहलाएगा, रजो निवृत्ति या मीनोपोज। पोज यानी क्या होता है, मैंने बोला पोज हो जाओ तो क्या होना, रुक जाना, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही होगा, जैसे ही बोला मीनोपोज यानी क्या, पोज हो जाएगा, आतव चक्र क्या हो जाएगा, पोज हो जाएगा। समझ गए बात मेरी। फर्स्ट आतव चक्र फीमेल में कब आएगा, 12 से 13 साल की आयु में आएगा, इसे क्या बोला जाएगा, मेनार्की बोला जाएगा। और जो खत्म होगा आतव चक्र वो कौन सी आयु में खत्म होगा, 45 से 50 साल की आयु में, इसे क्या बोला जाएगा, मीनोपोज बोला जाएगा। समझ गए बात मेरी, क्या किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब बात करते हैं इस पूरी क्रिया की बात करें अपन, पूरे आतव चक्र की बात करें, ये पूरी की पूरी क्रिया एक विशेष हार्मोनों के कंट्रोल से होती है। और ये हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं, पहले उसको समझने से पहले अपन इन हार्मोनों की कंडीशन को समझते हैं। अपने ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, लड़कों के ब्रेन के अंदर और लड़कियों में थोड़ा सा कम, ठीक है ना, फिर भी मान लेते हैं खोखला, ठीक है ना। उस खोखले से दिमाग के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोथैलेमस। समझ गए बात मेरी। इस हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, GnRH। GnRH किसके बाद जाता है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन सिक्रेट करवाते हैं, LH और FHS। और ये LH और FHS ही ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पूरे आतव चक्र को रेगुलेट करते हैं। और कैसे रेगुलेट करेंगे वही अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के जो आतव चक्र है वो एक हार्मोनल क्रिया है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होंगे और उन्हीं के कारण बहुत सारी क्रियाएं देखने को मिलेंगे। इन्हीं को अपन आतव चक्र के अंदर समझते हैं। आतव चक्र जो होता है वो 28 दिन का, 30 दिन का, 32 दिन का, 34 दिन का एक रेगुलर साइकिल होता है। लेकिन जो फीमेल सेक्सुअली रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है उसके अंदर ये जो आतव चक्र है हर 28 दिन से क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो अपन ने एक एवरेज टाइम लिया है और एवरेज टाइम अपन ने कितने दिन का लिया है, 28 दिन का लिया है। आगे बात समझिए यहाँ तक कि अपन ने माना कि एक फीमेल है उसके अंदर जो आतव चक्र है वो 28 दिन का है, तो 28 दिन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसी को अपन समझने वाले हैं। इन सभी 28 दिन के परिवर्तनों को मैंने कितनी फेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, 3 फेजेस के अंदर। कितने फेज में डिवाइड किया है, 3। पहली फेज का नाम क्या है, रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग फेज, जिसे अपन एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, मॉन्सिस फेज। कितनी फेज है टोटल, 3। पहली फेज का नाम क्या होगा, रक्त स्राव, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्लीडिंग फेज, इसी का एक और नाम क्या है, मॉन्सिस फेज। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, और इस सेकंड फेज की मैं बात करूं जिसका नाम क्या है, पुट्टिका अवस्था। क्या नाम है,
पुटिका अवस्था को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फॉलिकुलर स्टेज। इसी का एक और नाम क्या है? प्लोरीफेरेटिव फेज। समझ गए बात मेरी? तो ये दूसरा नाम भी तुम्हें याद रखना है। दूसरी फेज का नाम क्या है? पुटिका अवस्था, जिसे अपन क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टेज। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्लोरीफेरेटिव अवस्था या स्टेज। समझ गए यहाँ तक बात? तीसरी फेज की बात करें, तीसरी अवस्था का नाम क्या है? स्त्रावण अवस्था या सिक्रेटरी अवस्था, जिसे एक और नाम से अपन जानते हैं, जिसका नाम क्या है? ल्यूटियल अवस्था। समझ गए बात मेरी? तीनों नाम तुम्हें सबसे पहले लर्न होने चाहिए। तो आतव चक्र को मैंने कितनी फेजेज में डिवाइड किया है? 3 फेजेज में। पहली फेज का नाम क्या है? क्या नाम है? रक्त स्राव अवस्था, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। इसी का एक और नाम क्या है? मॉन्सिस फेज। इसी की दूसरी अवस्था की बात करें, आतव चक्र की सेकेंड अवस्था का नाम क्या है? पुटिका अवस्था का इंग्लिश नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टेज। इसी का एक और नाम क्या है? प्लोफेरेटिव अवस्था। ठीक है ना? प्लोफेरेटिव अवस्था नाम याद रखना है, प्रोलीफेरेटिव अवस्था नाम याद रखना है अच्छे से। तीसरी अवस्था की बात करें, तीसरी अवस्था का नाम क्या है? स्त्रावण अवस्था। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। इसी का एक और नाम क्या है? ल्यूटियल अवस्था। समझ गए बात? यहाँ पर सबसे पहली फेज की बात करें, जिसका नाम है रक्त स्रावण अवस्था, ये लगभग 1 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 1 से 5 दिन की। और अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। क्या पढ़ के आए? गर्भाशय। गर्भाशय के कितने आवरण थे? 3। सबसे अंदर वाला आवरण कौन सा था? एंडोमेट्रियम। उसके बाहर वाला आवरण कौन सा था? मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाला आवरण कौन सा था? कौन सा था? पेरीमेट्रियम। तो मैं बात करता हूं सबसे अंदर वाले आवरण की। ये पूरा अंदर वाला आवरण तुम्हें ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अंदर वाला आवरण। इसका नाम क्या होगा? सबसे अंदर वाले आवरण का नाम क्या होगा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के रख रखाव के लिए, इसको बनाए रखने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोजन। क्या नाम होता है? प्रोजेस्टेरोजन। और इसको रखने के लिए बनाने में इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसकी देखभाल करने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रोजेस्टेरोजन। अगर प्रोजेस्टेरोजन हार्मोन नहीं होगा तो वो जो भित्ति बनी हुई है वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और अब टूट गई मान लो, तो उसे वापस बनाना है, तो बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोजन की भूमिका नहीं होती है, किसकी होती है? एस्ट्रोजन। समझ में आ रही है बात मेरी? मान लो ये भित्ति बनानी है तुम्हें, नहीं तो कौन सा हार्मोन देना पड़ेगा तुम्हें? एस्ट्रोजन। अब बन गई है तो इसकी देखभाल करनी है, तो देखभाल कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोजन। समझ में आई बात? क्या समझ रहे हो क्या? किसी को दिक्कत है क्या रे? अब देखो कैसे। अब जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घरों पर, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तुम्हारे घर पर तुम रहते हो, ठीक है ना, कि तुम पूरे दिन जो काम करते हो, मस्ती करते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है, मम्मी की तुम सुनते हो नहीं, ठीक है ना। मम्मी को तो वापस जूते पहन के खोल के दिखा देते हो, समझोगे नहीं। और जैसे ही पापा आते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? खौफ होता है कि नहीं? वो बी का खौफ अलग ही खौफ होता है, समझोगे नहीं। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम तो कुछ पागल खिसके हुए होते हैं, उनको मम्मी का खौफ भी होता है, लेकिन जो ज़्यादा मैक्सिमम लोग होते हैं उनके यही कहानी होती है कि उनकी ग्रोथ करवाने के लिए दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको बढ़ाने के लिए, खिलाने के लिए, जैसे माता चढ़ाने के लिए ऊंचा, ठीक है ना, थोड़ा सा। समझ गए बात मेरी? और खौफ के लिए जिसकी बात करें वो बी ही होता है ऑलवेज। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही काम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इसको ग्रोथ करवानी है, इसको बनाना है, तो कौन बनाएगा? एस्ट्रोजन। और बनने के बाद इसको देखभाल करनी है तो कौन देखभाल करेगा? प्रोजेस्टेरोजन। समझ गए बात मेरी? अब सुनना, यहाँ पर किसी भी कारण से मान लो पहले से 5वें दिन जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होने लग गई? टूटने लग गई। यानी टूटेगी कब? किसकी मात्रा कम हुई होगी? प्रोजेस्टेरोजन की मात्रा क्या हो गई? कम। इसके कारण एंडोमेट्रियम क्या होने लग गई? टूटने लग गई। और टूटेगी तो क्या होगी? अब भित्ति है, कोशिकाएं, टूटेगी तो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी रे? तो यहां पर यही होगा। जो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली भित्ति है वो किसी भी हार्मोन्स की कमी के कारण, किसी भी कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोजन की कमी के कारण, कैसे कमी होगी वो भी समझेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए याद रखना, प्रोजेस्टेरोजन की कमी के कारण कौन सी भित्ति टूट गई? एंडोमेट्रियम टूट गई। और भित्ति टूटेगी तो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। और ये ब्लीडिंग कितने दिन तक चलेगी? 1 से 5 दिन।
किसी में 2 दिन भी चल सकती है, किसी में 3 दिन भी, किसी में 4 दिन में, किसी में 5 दिन में, और किसी में 6-7 दिन तक भी चल सकती है। अब जैसे ही ये ब्लीडिंग होने लगेगी, यही मैसेज कहाँ जाएगा? तुम्हारे हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा कि एंडोमेट्रियम टूट रही है, और एंडोमेट्रियम टूट रही है, तो हाइपोथैलेमस बैठा रहेगा कि कुछ काम करेगा? क्योंकि लड़की नहीं है, कौन है? लड़का, तो बेचारा क्या करेगा? काम। और क्या करेगा? इस भित्ति को वापस बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? एस्ट्रोजन। तो इसके सिक्रेशन कैसे करना है, ये किसको पता है? हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? क्योंकि कुल मिलाकर के हाइपोथैलेमस के पास एक ही साधन है, क्या है? GnRH। GnRH ने कितने हार्मोन रिलीज किए? 2 में। पहला कौन सा है? LH। दूसरा कौन सा है? FHS। LH का पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FHS का पूरा नाम क्या है? फॉलिका स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन चले गए, और चल के क्या करे? अब LH का तो कोई काम नहीं है, FHS काम करेगा। FHS क्या काम करेगा? दूसरी फेज के अंदर काम करेगा। पहली फेज खत्म हो गई। पहली फेज में क्या हुआ सुनना, रक्त स्रावन। पहली फेज का नाम क्या था? रक्त स्रावन, या ब्लीडिंग फेज, या मॉन्सिस फेज। अब समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि पहली फेज में क्या टूटेगी? एंडोमेट्रियम क्या होगी? टूटेगी। और टूटेगी तो किसका स्राव होगा? रक्त का स्राव होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इस फेज का नाम क्या पड़ा है? रक्त स्राव अवस्था। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब इसके बाद जो काम हो रहा है वो कौन काम कर रहा है? अब पहली अवस्था ने काम कर दिया, ब्लीडिंग हो रही है, अब ये मैसेज भी पहुंच गया हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस अब इसका बनाने का काम स्टार्ट करेगा। वो अवस्था होगी कौन सी? दूसरी अवस्था। अब जो काम होगा वो दूसरी अवस्था में होगा। अब हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेज दिया और GnRH का सिक्रेशन कर दिया। GnRH किसके पास चला गया? पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन रिलीज हुए? 2। पहला कौन सा? LH। दूसरा FHS। LH का कोई काम अभी नहीं है, अब काम किसका है? FHS का। FHS क्या काम करेगा? सुनना ध्यान से। FHS क्या करेगा? जो प्राइमरी पुट्टिकाएं पड़ी है बहुत सारी, उनको किसमें चेंज करेगा? सेकेंडरी पुट्टिका। सेकेंडरी पुट्टिका को किसमें चेंज करेगा? टर्शरी पुट्टिका में। टर्शरी पुट्टिका को किसमें चेंज करेगा? ग्राफियन पुट्टिका के अंदर। क्योंकि इन पुट्टिकाओं को चेंज करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? मैंने पहले भी बताया था, FHS। तो FHS बढ़ेगा तभी तो ये काम होगा। अब ये काम हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, और ग्राफियन फॉलिकल में तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कितनी थीका सेल होगी? 1 होगी कि 2 होगी? बाहर वाली क्या होगी? थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली थीका इंटरना। और इंटरना पे कौन जाएगा? FHS जाएगा कि LH जाएगा? FHS जाएगा। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कौन सा हार्मोन रिलीज होगा रे? हार्मोन कंट्रोल के अंदर पड़ा था कि नहीं पड़ा था? अब एस्ट्रोजन बन गया है, तो अब क्या एंडोमेट्रियम का वापस निर्माण होगा कि नहीं होगा रे? अब ये ग्राफियन फॉलिकल से किसका फॉर्मेशन हुआ? एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन बन गया तो किसका निर्माण होगा? एंडोमेट्रियम की भित्ति का वापस फॉर्मेशन होना क्या होगा? स्टार्ट होगा। समझ में आई बात मेरी? दूसरी अवस्था में यही हो रहा है। इसका नाम क्यों पड़ा पुट्टिका अवस्था? समझ गए? क्योंकि इसमें पुट्टिका एक पुट्टिका से दूसरी पुट्टिका में परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही, इसीलिए इसका नाम क्या है? पुट्टिका अवस्था। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है? अभी भी तुम्हारी सेकंड अवस्था खत्म नहीं हुई है। अब FHS तो काम आ रहा है, काम आ रहा है, तो धीरे धीरे उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? अब जैसे मान लो, ठीक है ना, एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठी है, ठीक है। अब लड़का बेचारा पानी पीने का काम कर रहा है, लड़की बैठी नहीं है, समझोगे नहीं? अब लड़के ने पानी पी लिया तो लड़की की गिलास अभी भी भरी हुई होगी कि नहीं होगी रे? समझोगे नहीं? दोनों के पास बराबर पानी था, एक को जितना पानी मिला दूसरे को उतना मिला। अब वो पानी काम में ले रहा है तो वो पानी कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। और जो पानी काम में नहीं आएगा वो पड़ा हुआ रहेगा कि नहीं? उसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? यहाँ पर भी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? LH क्या काम आ रहा था क्या? FHS काम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो FHS का लेवल क्या हो रहा था? डाउन, और LH का लेवल क्या हो गया? अप। अब बहुत बढ़ते बढ़ते 14वें दिन किसका लेवल सबसे बड़ा होगा? LH का ज्यादा होगा कि FHS का ज्यादा होगा? LH का। तो LH का लेवल मैक्सिमम होना क्या कहलाता है? LH। और जब इसका लेवल मैक्सिमम होगा तो ग्राफियन पुट्टिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी, और इससे क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte निकलेगा। क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है।
अंडोत्सर्ग में कभी भी ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता। किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी oocyte का। क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन कब होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो अंडा मुक्त होगा वो वास्तविकता में क्या होगा? सेकेंडरी oocyte होगा। समझ में आई बात क्या? और यहाँ पे तुम्हारा सेकेंड फेज क्या होती है? कंप्लीट। किसको दिक्कत हो 2 फेज में तो पहले बोलना, दिक्कत हो तो बोलना पहले बताओ। चलो टोटल कितनी फेजेस थी? 3। पहली फेज का नाम क्या था? रक्तस्राव का। दूसरा नाम क्या था? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज का तीसरा नाम क्या था रे? मॉन्सिस फेज। मॉन्सिस फेज में क्या होगा? एंडोमेट्रियम क्या होगी? टूटेगी। टूटने का कारण पता है क्या है? टूटने का कारण क्या है? किसकी कमी? प्रोजेस्टेरोन की कमी का होना। अब भित्ति टूटेगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, और इसीलिए इसका नाम क्या है? रक्तस्राव अवस्था। और ब्लीडिंग होगी तो ये मैसेज किसके पास जाएगा? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस किसका सिक्रेशन करेगा? जीएनआरएच। जीएनआरएच किसका सिक्रेशन करवाएगा? एलएच और एफएचएस। एफएचएस किसके पास जाएगा? सीधा सट प्राइमरी फॉलिकल के पास। प्राइमरी फॉलिकल को किसमें चेंज करेगा? सेकेंडरी में। सेकेंडरी को टर्शरी में। टर्शरी को किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। कितनी थीका सेल होगी? 2। बाहर वाली? अंदर वाली? थीका इंटरना पे कौन काम करेगा? एलएच के एफएचएस? एफएचएस कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा? एस्ट्रोजन। वापस एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? भित्ति बनाएगा। किसकी भित्ति बनाएगा? तुम्हारी ये मेरी एंडोमेट्रियम बनाएगा। समझ गए बात मेरी? अब एफएचएस तो काम आ गया, क्या एलएच काम आया था क्या? एलएच की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और कौन से दिन सबसे ज्यादा हो जाएगी? 14वें दिन। उसी को अपन क्या बोलेंगे? एलेचर्स। और एलेचर्स से क्या होगा? सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से मुक्त होगा, जिस क्रिया को क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। और यही टेस्ट में क्वेश्चन भी था, याद हो तो, कि अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एलएच। समझ गए बात मेरी? किसी को दिक्कत है क्या? समझ में आई इतनी बात? है दिक्कत किसी को रे? चलते हैं तीसरे प्रोसेस पे। तीसरे प्रोसेस का नाम क्या है? स्त्रावन। अब तुम्हारा ग्राफियन पुटिका क्या हो गई? फट गई। और ग्राफियन पुटिका फट गई तो किसका फॉर्मेशन होगा रे? किसका फॉर्मेशन होगा रे? ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या बनता था रे? प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता था? सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता था? टर्शरी फॉलिकल से क्या बनता था? ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनता था रे? अरे गोजियो कॉर्पस लूटियम लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था रे? लिखवाया था। पहले क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। दूसरा क्या बना? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या बना? टर्शरी फॉलिकल। फिर क्या बना? ग्राफियन फॉलिकल। और उसके बाद क्या बनता है रे? तो बनेगा कि नहीं? 14वें दिन फट गया, अंडा बाहर निकल गया, कॉर्पस लूटियम किसमें परिवर्तित होगा रे? अरे सॉरी, ग्राफियन फॉलिकल किसमें परिवर्तित होगा? कॉर्पस लूटियम में। समझ गए बात मेरी? याद हो जो ही भुला दोगे तुम तो रे। ठीक है। अब तो फट गया तभी तो ये बनेगी। आपने ऐसा बोला नहीं कि फट जाएगा, ऐसा बोला। मैंने बोला ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? कॉर्पस लूटियम बनेगा। समझ गए बात मेरी? अब कॉर्पस लूटियम बन गया। अब कॉर्पस लूटियम क्या करेगा? समझना। अब कॉर्पस लूटियम पे जो एलएच का हिस्सा बढ़ा हुआ था उसको कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो बहुत ज्यादा अंडोत्सर्ग एक साथ होंगे कि नहीं होंगे? अब धीरे धीरे इस एलएच के मान को क्या करना है तुम्हें? कम करना है। तो एलएच को क्या करवाना पड़ेगा? काम करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? तो एलएच किसके ऊपर जाके काम करेगा? किसके ऊपर काम करेगा जाकर के? कॉर्पस लूटियम। और जब एलएच कॉर्पस लूटियम पर काम करेगा तो किसका सिक्रेशन करता था कॉर्पस लूटियम? प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन कंट्रोल में बताया था कि नहीं बताया था रे? ठीक है ना। अब एलएच ने कॉर्पस लूटियम पर काम किया तो किसका फॉर्मेशन बढ़ने लगा? प्रोजेस्टेरोन का। अब जो एंडोमेट्रियम बन गई उसका रखरखाव करने के लिए कौन सा हार्मोन आ गया? प्रोजेस्टेरोन। समझ में आई बात क्या? अब प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब कॉर्पस लूटियम जो है मैक्सिमम कितने दिन तक जिंदा रहती है? ये जिंदा रहेगी 4-5 दिन तक। 4-5 दिन तक कब? जब तक कि तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए।
अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम 3 से 4 महीने तक जिंदा रहेगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कितने दिन जिंदा रहेगी? 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन बाद ये क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और अगर कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाएगी तो किसका लेवल कम होने लगेगा? प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। ये देखो, क्योंकि कॉर्पस लूटियम क्या हो गई? नष्ट हो गई, और नष्ट हो गई तो किसका लेवल कम होने लग गया? प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम होने लग गया। और प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो किसका विघटन होना प्रारंभ हो जाएगा? एंडोमेट्रियम का। तो जो एंडोमेट्रियम पहले दिन विघटित हुई थी उसका कारण क्या था? कॉर्पस लूटियम का विघटित होना, और कॉर्पस लूटियम के विघटित होने के कारण किसका लेवल कम होना? प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल। इसीलिए इस अवस्था को लूटियल अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे? लूटियल अवस्था इसीलिए कहते हैं, सिक्लेटी अवस्था इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? 3 अवस्था है, तीनों अवस्था में किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। तो एक बार फिर से अपन तीनों अवस्थाओं को देख लेते हैं। एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक बार समझ लो। टोटल कितनी फेजेस थी? किसकी? आतव चक्र की। समझ गए बात मेरी? पहली फेज का नाम क्या था? क्या नाम था? रक्तस्राव का। दूसरा नाम क्या था? ब्लीडिंग। तीसरा नाम क्या था? मॉन्सिस फेज। दूसरी फेज का नाम क्या था? कुटिका अवस्था, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर स्टेज। जिसका तीसरा नाम क्या है? प्लोरिफेरेटिव अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम क्या है? स्त्रावण अवस्था का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? सिक्रेटरी अवस्था। जिसका तीसरा नाम क्या है? लूटियल अवस्था। सबसे पहली अवस्था की ये नाम क्या था आपने? रक्तस्रावण। रक्तस्रावण में कौन सी भित्ति विघटित होती थी? एंडोमेट्रियम के विघटित होने का कारण क्या था? प्रोजेस्ट्रोजन। जैसे ही एंडोमेट्रियम विघटित होगा ये मैसेज कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? GnRH। किसके पास जाएगा? LHFHS के पास। LHFHS में से कौन सा हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल के पास जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल को किसमें चेंज करेगा? सेकेंडरी फॉलिकल को टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कितनी थीका सेल होगी? 2। बाहर वाली? अंदर वाली? FHS किसके पास जाएगा? थीका इंटरना से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? एस्ट्रोजन। क्या काम करेगा? एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण करेगा। क्या करेगा? एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण होने लग गया। LH काम आ गया। किस कौन सा हार्मोन काम नहीं आया? LH। LH की मात्रा क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो LH कौन से दिन बढ़कर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया? उसे क्या कहा जाता है? LH से कौन सी क्रिया होती है? ओवुलेशन। ओवुलेशन में कौन मुक्त होता है? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ओवम। सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? फट जाएगा, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉर्पस लूटियम में। कौन से दिन? 15वें दिन। ठीक है ना? और कॉर्पस लूटियम पर कौन काम करेगा? LH की FHS? कौन काम करेगा? LH। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करवाएगा? प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। किसका रख रखाव करेगा? प्रोजेस्ट्रोजन किसका रख रखाव करेगा? एंडोमेट्रियम की भित्ति का रख रखाव करेगा। और कितने दिन बाद कॉर्पस लूटियम अगर निषेचन नहीं होता तो नष्ट हो जाएगी? 4 से 5 दिन बाद। और 4 से 5 दिन बाद नष्ट हो जाएगी तो किसका लेवल कम होने लगेगा? प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और जैसे ही लेवल कम हो जाएगा वापस क्या होगा? एंडोमेट्रियम विघटित होगी और वापस से क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। यही साइकिल हर 28 दिन से फीमेल में रिपीट होता रहता है और यही क्रिया आतव चक्र कहलाती है। समझ गए यहाँ तक? तो आज अपन यही तक करेंगे। ये आतव चक्र अपना क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक जिसका नाम होगा निषेचन तथा अंतरोपण, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन।